स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर 300 किलोमीटर का लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और ये कॉरिडोर ट्रांसप्लांट के लिए बनाया गया। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से भोपाल के बीच अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। दरअसल जबलपुर के प्राइवेट अस्पताल से देर रात ब्रेन डेड मरीज के लीवर को भोपाल ले जाया गया। इसके लिए करीबन 350 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। इसमें यातायात पुलिस की भी पूरी टीम जबलपुर से भोपाल तक एम्बुलेंस को सुरक्षा देती रही। जानकारी के मुताबिक भोपाल के निजी अस्पताल की टीम लीवर रिट्रीट करने के लिए जबलपुर के अस्पताल में हेलीकॉप्टर से पहुंची थी। डॉक्टरों की योजना के मुताबिक हेलीकॉप्टर से ही ब्रेन डेड मरीज के अंगों को भोपाल ले जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर वापसी की उड़ान नहीं भर सका। इसके बाद सड़क मार्ग से ही मरीजों के अंगों को ले जाने का फैसला किया गया, जहां प्रदेश शासन की मदद से जबलपुर से भोपाल के बीच देर रात ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और करीब 350 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में पूरा हुआ। दरअसल 64 साल के बुजुर्ग राजेश सराफ को मार्च महीने में ब्रेन ट्यूमर डिफेक्ट हुआ था। कई डॉक्टरों ने इलाज कराने के बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित राजेश सराफ की हालत 19 सितंबर को उनकी हालत खराब होने लगी। परिजनों ने उन्हें जबलपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया। इलाज के दौरान राजेश के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद परिजनों ने उनके अंगों को दान करने का फैसला लिया। जब इस बारे में जानकारी दूसरे अस्पतालों तक पहुंचाई गई तो पता चला कि भोपाल में एक मरीज को अंग की जरूरत थी। इसके बाद भोपाल के डॉक्टरों की टीम जबलपुर पहुंची और अपनी निगरानी में मरीज के अंगों को निकाला और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए भोपाल ले गए। ये मेरे मामा जी हैं, मिस्टर राजेश सराफ। ये मेरे छोटे मामा जी ब्रजेश सराफ। हमें लोगों से एक अनुरोध है बस कि अगर वो इस तरह का कोई काम करते हैं जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति का भला हो सके, तो बस ये सोचें। और हमें ये प्रेरणा वैसे मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल में लगे कुछ पोस्टर्स से मिली थी कुछ समय पहले जब मैं आया था यहाँ पे। तो और मामा जी के साथ में पिछले कुछ समय से एक बीमारी चली आ रही थी, जिसके वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग हमेशा निराशा भरी बात करते हैं, लेकिन ये जबलपुर के अंदर एक इतिहास बनने फिर से जा रहा है कि सराफ परिवार की पहल पे जो सराफ परिवार है उसके द्वारा उनके परिवार में जो बुज़ुर्ग थे, उनके 64 वर्षीय बुज़ुर्ग थे, उनको जब यहाँ पर पहुँचे तब ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे। और जब अस्पताल की पहल द्वारा उनको समझाया गया कि एक ऐसा मरीज के द्वारा कई मरीजों को जो अपने आखिरी वक्त में हैं उनको सहायता की जा सकती है, तो उनके द्वारा अपने आपस में परिवार में डिस्कस करके तुरंत अपनी सहज स्वीकृति दी गई और परिवार के द्वारा बोला गया कि आप जितने जल्दी हो सकते हैं इन सब की व्यवस्थाएं करें। और हमारा परिवार सब संयुक्त रूप से सहमत है कि इस हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके अंग दूसरे। तो वीडियो में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में मचे घमासान की। बता दें कि चुनाव को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता महेंद्र जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता में पैठ बना रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में जन आक्रोश यात्रा को लेकर उत्साह है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इंदौर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सदस्यता अभियान का भी आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी महेंद्र जोशी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। प्रदेश की जनता में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दगाबाजी से बनी बीजेपी सरकार से नाराज है। देश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी पूरे दिन शहर में कल शाम को कांग्रेस परिवार के मंदिर में, जिसको गांधी भवन के नाम से शहर में आता है, कल वहाँ आदरणीय कमलनाथ जी की एक बड़ी सभा है। साथ ही साथ 24 तारीख को सेवा दल का कार्यक्रम हमारा दशहरा मैदान में 110 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज इंदौर सेवा दल मिलकर ये है। और साथ ही साथ जो जन आक्रोश यात्रा, जो जनता में आक्रोश, जन की आवाज़ जब के आदरणीय कमलनाथ की पूरे मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। और मध्य प्रदेश
में 7 जगह हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण ही जो यात्रा। तो मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर आरोप और प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। इस कड़ी में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो इंदौर में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सुदर्शन गुप्ता ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई, लेकिन आज तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई बच्चों को खेल का मैदान दिलाने की है, जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि पुलिस पंचवटी नगर में नगर निगम के सहयोग से आमजन के लिए बगीचा बनवाती है। पुलिस क्वार्टर के पास छोटा सा बगीचा नगर निगम बनाता है, तो फिर आखिर इस बगीचे को पुलिस ने बर्बाद क्यों करवाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिर हटवाने से लेकर बारूद घर गिरवाने तक में बीजेपी का हाथ है और पुलिस विभाग बीजेपी का हथियार बना हुआ है। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता की मानसिकता संकीर्ण है, भाजपा नेताओं की मानसिकता संकीर्णता के दायरे में है। मामला ये है कि एरोडम थाने के पीछे जो खाली ज़मीन पड़ी थी, बेकार पड़ी हुई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी और पुलिस अधिकारियों ने मीडिया के सामने ये कहा कि बेकार पड़ी खेल के मैदान और जगहों पर हम बच्चों को खेलने की सुविधा प्रदान करेंगे। मैंने उसे मैदान में तब्दील कर दिया। 20/3/2020 को लॉकडाउन लगा। राहुल शर्मा वहाँ टीआई थे, उन्होंने बच्चों को खेलने से मना कर दिया। आज आप परिस्थिति, अभी वीडियो आपके सामने दिया जाएगा। तो बेटे में बात कर लेते हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां पे ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। तो रोहतक में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी। डिप्टी सीएम ने कुल 12 शिकायतें सुनी, जिसमें से 5 पुरानी शिकायतों का ऑन द स्पॉट ही समाधान किया गया। बाकी समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला पर भी जमकर बरसे। दरअसल अभय चौटाला ने कहा था कि जेजेपी की जमीन हरियाणा में खिसक चुकी है, इसलिए जेजेपी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जमीन किसकी खिसकी है ये सब जानते हैं। इनेलो 20 विधायकों से एक पर आ गई है। हमने तो पिछली बार भी 23% महिलाओं को मैदान में उतारा था और आगे भी मुझे लगता है उससे नंबर बढ़ाएंगे, कम तो नहीं करेंगे। हमने तो हमारी जनरल आपके रोहतक की कलोई हल्के की जनरल की अध्यक्ष भी महिला बनाई और आज मैं खुश हूँ कि हमारी पहल थी जिसने 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी दी। आज तो हम 33% की पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। पंचायती राज के अंदर तो हर दूसरी सीट पर एक महिला बैठी है और आपकी तो मेरे ख्याल से चेयरपर्सन भी महिला है। और इसके अंदर तो मुझे लगता है कि राइट कैंडिडेट हो और जितने ज़्यादा हमें मिलेंगे हम उनको मैदान में, हमारी उनकी मैं मानता हूँ देर आए दुरुस्त आए, आया तो सही और ये भी आया है आगे सेंसस के बाद। उसके बाद जो हमारी तो ब्रिटेन बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने हत्या के खुलासे करते हुए पिता को ही दोषी ठहराया है। आरोप है कि पिता ने बेटे की हत्या कराने के लिए सुपारी दी थी। तो गरियाबंद में बेटे की हत्या करने के लिए सुपारी देने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला फिग्नेश्वर थाना इलाके का है। पिछले महीने 8 सितंबर को ग्राम किरवई निवासी लोकेश ने खून से लथपथ जमाही गांव के पास उसका शव मिला था। हमलावरों ने उसका गला चाकू से रेत दिया था। जांच में पता चला था कि जिन लोगों ने लोकेश की गाड़ी बुक की थी, उन्हीं ने चलती गाड़ी में उस पर हमला किया था। शोर सुनकर जब लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के करीब 15 दिन बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है और हत्या की साजिश रचने वाले पिता कोमल के साथ सुपारी लेने वाले रायपुर के 2 आरोपी शिवम तिवारी और अंकित जायसवाल को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पिता ने अपने बेटे को मारने के 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी पिता कोमल का चौथी शादी को लेकर घर में पति पत्नी और बेटे के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। वहीं लोकेश ने भी दूसरी शादी कर रखी थी।
जिसको लेकर पिता काफी नाराज थे। इसी के चलते उसने बेटे को मारने की साजिश रची थी। 8 सितंबर की घटना है, जहां घटारानी के पास जमाही गांव के आसपास जो है एक गाड़ी में जा रहे एक युवक को 2 लोगों ने जो है धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया था। इस पर थाना फिंगेश्वर में हत्या के प्रयास 307 के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों की पता तलाश की गई। इसमें जो है अभी 3 आरोपी अंकित जायसवाल, शिवम तिवारी और कोमल सतनामी करके 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी कर आगे की जो है प्रक्रिया अभी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। 8 सितंबर की बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नवादा की, जहां महिला कांस्टेबल की खूब सराहना की जा रही है। तो बिहार के नवादा में 3 साल के बच्चे के साथ महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी निभा रही है। बता दें कि महिला कांस्टेबल 3 साल के बच्चे को सीने से लगाकर फील्ड पर ड्यूटी करती नजर आई। यह महिला कांस्टेबल कंचन कुमारी डायल 112 पर तैनात हैं, जहां कांस्टेबल कंचन ने बताया है कि उसके पास अपने बच्चे को काम पर लाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके अलावा बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस बीच महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने बच्चे के साथ ड्यूटी करती नजर आ रही हैं। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण की, जहां लोहार कम्युनिटी को मजबूती दिलाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। तो पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल में लोहार जाति की अनुमंडल स्तरीय बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया गया। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति संशोधन के जरिए लोहारों को लोहारा कर दिया है, जिसकी वजह से बिहार के सभी लोहार संवैधानिक अधिकार से वंचित हो चुके हैं, जबकि लोहारा निरर्थक और एक काल्पनिक शब्द है। संगठन ने राज्य सरकार पर कार्यशैली को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं, जहां बिहार सरकार ने मूल लोहार जाति की जाति और खतियान बदलकर उनकी पहचान, अस्तित्व और अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, जिसके खिलाफ लोहार संगठन ने मोर्चा भी खोल दिया है। उनको सपोर्ट करने वालों को लोकसभा चुनाव में वोट देने की भी बात कही गई है। हम लोगों संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करने के लिए और हम लोगों के साथ जो आदिवासी का दर्जा समाप्त करने की भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो मिलकर ये की है, तो उसके विरुद्ध में हम लोग खड़ा हो रहे हैं कि हमारा ये संगठन के बल पर ही इसको लड़ करके प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग मूलभूत रूप से 1950 से ही आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति में हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग चाह रहे हैं कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक ये हमको सुविधा नहीं मिल पाएगी। और गांधी चल के चंपारण आए और चंपारण की धरती से जो उन्होंने शुरू किया, अकेला दुकेला 3 आदमी 5 आदमी, और एक ऐसा कारवां बन गया और ऐसा आंदोलन पैदा हो गया कि वर्षों का जो है हम जो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां ग्रामीणों ने पूर्व पार्षद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बिहार के बेतिया बगहा अनुमंडल के भैरवगंज पंचायत में पूर्व वार्ड पार्षद की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। आरोप है कि पैसे निकालने के बाद भी पूर्व वार्ड पार्षद ने काम नहीं करवाया, जिसके खिलाफ अब ग्रामीणों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व वार्ड पार्षद काम करवाने के बदले पिछले 3 सालों से सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत डीएम से करने की बात कही है। रोड जोता गई, ईटा गिर गई, सुनवाई कौन नहीं। 3 साल से यह बात कहते लो, आज बनी बिहार बनी, रोड़ा गिर गई, माटी गिर गई, 3 बार 4 बार ट्रैक्टर से जोतवा दल लो। आज कोई नहीं कहे खातिर तो कहते लो जा जौन बुझाई तन कह लियो, हमनी के बस के बात नहीं जा जौन बुझाई तन कर ले। बोले कौन है? वार्ड साहब। तो वार्ड साहब का नाम क्या है? पप्पू यादव। लगभग 3 साल पहले से इस रोड का मतलब रिपेयरिंग करने के लिए पैसा ले लिया है। लोग बोल रहा था कि मतलब रोड बनाना है, इसमें माटी गिरवा दिया गया, ईंटा का टुकड़ा जो है चीनी पे मिलता है पाकी, वो सब गिरवा दिया गया, ट्रैक्टर से 2 आली 3 आली जोतवा दिया गया। इसको नीमन इस पे पहले खांजा था,
इसको जोतवा करके बिगड़वा दिया गया। उसके बाद में बोल रहे थे लोग रोड बनवाना है कि बनेगा, और उसके बाद चले गए लोग, तो पता ना 3 साल डूब गए। जब बोल तो बेटियों बात रोहतक की कर लेते हैं, जहां नशे के प्रति जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो रोहतक में जल प्रदूषण संरक्षण और नशे को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मयाना गांव के स्कूल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी अतिथियों को स्कूल के चपरासी, सफाई कर्मी और मिड डे मील वर्करों ने स्मृति स्वरूप भगवत गीता की प्रति भेंट की, जहां छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण और जल के महत्व को बताने के साथ साथ नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। तो बुलेटिन के आखिरी में बात छतरपुर की कर लेते हैं, जहां पंडित देव प्रसाद की अवतारण दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो छतरपुर में ब्रह्मलीन गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री राव जी के 28वें अवतारण दिवस की धूम देखने को मिली, जहां नगर नौगांव में 22 सितंबर से 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक और 18 पुराण का धार्मिक आयोजन शुरू हो गया है। इससे पहले गुरुवार को नगर नौगांव में बाजे गाजे के साथ विशाल कलश यात्रा भी निकाली गई, जहां क्षेत्रीय विधायक नीरज विनोद दीक्षित और दिग्दा शिष्य मंडल के सदस्य समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालु की मौजूदगी में विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ मां मनसा देवी मंदिर प्रांगण में किया गया, जहां गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा ठेकेदार चौराहा, गणेश मंदिर, देवी मंदिर, लेबर चौक, कल्याण दास चौराहा, सैयद ब्रदर्स चौराहा, कोठी चौराहे से होते हुए मेला मैदान पहुंची। कलश यात्रा में ऊंट घोड़े आकर्षण का केंद्र थे, तो वहीं राम दरबार और भगवान भोलेनाथ रथ पर विराजमान रहे, जहां बैंड बाजों की धुनों पर भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु जमकर थिरके। 21 तारीख को हमारी कलश यात्रा जो मनसा देवी मंदिर से प्रारंभ हुई, रोज़ शाम को 5:30 बजे से हम गोलियों का निर्माण करेंगे। जिन गोलियों का हम निर्माण करेंगे दूसरे दिन कल 22 तारीख को सुबह प्रथम दिन उन गोलियों से शिवलिंग का रूप धारण होगा, भगत मैया का वाचन होगा। इसके बाद रुद्राभिषेक महायज्ञ की आहुतियाँ होंगी प्रतिदिन 11 बजे से। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवी स्टार।